मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है। आज की जो महत्वपूर्ण खबर है उसमें सहकार का क्षेत्र को है। आपको पता है कि हमारे देश में सहकार का क्षेत्र में बहुत बड़े आंदोलन हुए हैं। अमूल का आंदोलन, दूध जो श्वेत क्रांति, अमूल के कारण हमारे देश में दूध सरप्लस हो गया, नहीं तो इस देश में दूध की कमी थी। और उसके बाद फिर मदर डेयरी आई, फिर कर्नाटका में नंदनी, और इसी तरह से तेलंगाना में भी, कुछ कुछ राज्यों में, उत्तर प्रदेश में चले जाएं तो पारस, ऐसे सोसाइटियाँ बनी। और उसके बाद इस देश की इकोनॉमी में इन सोसाइटियों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आप महाराष्ट्र चले जाएं, गुजरात चले जाएं, इनमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हैं वो लोगों की इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं। लोगों के लिए घर तैयार कर रहे हैं, लोगों के लिए रोज़गार तैयार कर रहे हैं, कृषि क्षेत्र में कर रहे हैं। दूध क्षेत्र का मैंने आपसे अभी जिक्र किया। तो लेकिन ये क्षेत्र अभी बिखरा हुआ क्षेत्र, क्योंकि इसमें कोई कानून नहीं था। और सब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं वो कुछ सोसाइटियाँ सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं, कुछ रिजर्व बैंक के कुछ रूल्स हैं उनके तहत रजिस्टर्ड हैं। लेकिन अब मोदी सरकार ने एक अच्छा काम किया है कि कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बना दी है, और सभी जो कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हैं और जो कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ बैंक चलाती हैं, जो पैसा इकट्ठा करती हैं लोगों से, उनके लिए मैंडेटरी कर दिया है कि वो सेबी से रजिस्टर हो जाए, यानी उन पर सेबी के कानून चलेंगे। क्योंकि ऐसी बहुत सारी खबरें आई हैं कि बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ घोटाला कर रही हैं, यानी लोगों की जमा पूंजी को खा जा रही हैं। और बड़े बड़े घोटाले में, जैसे बंगाल में शारदा घोटाला हुआ, महाराष्ट्र में 2-3 बड़े बड़े बैंक थे जो डूब गए थे, बड़ी अफरा तफरी मच गई थी। तो अब ये नई मंत्रालय बन गया है, तो इसके तहत अब आज इसका पहला सम्मेलन हुआ इस सरकार में। वैसे तो 17वां सम्मेलन है, लेकिन मोदी सरकार में इतना बड़ा मंत्रालय बनने के बाद पहला सम्मेलन हुआ। और उसमें मोदी ने वायदा किया कि हम जो कृषि क्षेत्र में कोऑपरेटिव सोसाइटी चल रही उनको और बढ़ावा देंगे, ताकि कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ ही कृषि क्षेत्र को चलाएं। और इसके लिए मल्टी सोसाइटी, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का विधेयक तैयार हो गया है, जो स्टैंडिंग कमेटी हो गया था। तो वो मानसून सत्र में पास हो जाएंगे, क्योंकि उस विधेयक को लेकर बहुत डिस्कशन हो चुका है। पहले वो संसद में पेश हुआ, फिर स्टैंडिंग कमेटी को गया, अब स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन कर दी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश में जो कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हैं वो भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व ना हो, देश की इकोनॉमी को आगे बढ़े, देश की इकोनॉमी में शामिल हो। और इसके अलावा मित्रों, संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा, जो 11 अगस्त तक चलेगा। कुल 23 इसमें बैठकें होंगी। और ये संसद सत्र महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया जा सकता है। और यही जो देश की जो 2024 का चुनाव है, 2024 के चुनाव को यही यूसीसी तय करेगा। और उसके लिए प्रधानमंत्री बिल्कुल रिजिड है कि ये आना चाहिए। अब ये क्या होगा कि अभी उत्तराखंड का बिल है वो तैयार होने वाला है, और उसकी जो ड्राफ्ट कमेटी थी जिसने रिकमेंडेशन की, जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में, उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली और वो जल्दी ही उत्तराखंड सरकार को देने वाले हैं। उसके बाद सबसे पहला जो कानून बनेगा वो उत्तराखंड में बनेगा, और ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में आगे आने वाले हफ्ते में हो जाएगा। और उसके बाद केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार कानून बनाएगी। और ऐसा लग रहा है कि इसी मानसून सत्र में केवल जो विधेयक है वो टेबल हो जाएगा। अब ये विधेयक जो उत्तराखंड का विधेयक होगा उसमें से उसके इनपुट्स इसमें होंगे। और दूसरा, जो स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट की, लॉ एंड ऑर्डर वाली, लॉ एंड जस्टिस की, उसने भी लोगों से कंसल्टेशन शुरू कर दिया। 3 तारीख को इनकी मीटिंग होगी, तो वो भी इसमें जो बिल बनेगा उन बिल में वो भूमिका निभा सकते हैं। तो कुल मिला के ये मानसून सत्र इम्पोर्टेंट होगा। और इसलिए भी इम्पोर्टेंट होगा कि नई संसद में जो पहली बार
आज़ादी के 75 साल बाद एक नई संसद बनी है, उसमें ये सत्र होगा। मित्रों, जो तीस्ता सीतलवाड़ है उसकी जमानत याचिका खारिज हो गई थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका मंजूर कर दी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो महिला है और उसकी जो बात है उसको सुनी जानी चाहिए, उसको मौका देना चाहिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट की पहले 2 जजों की कमेटी बैठी, फिर उन जजों ने एक और फिर चीफ जस्टिस को कहा कि इसमें 3 जजों की कमेटी बिठाओ। तो फिर उसके बाद 3-2 से ये डिसीजन आया कि तीस्ता को जमानत याचिका जमानत दे देनी चाहिए और उनको 1 हफ्ते का समय दिया गया कि वो परमानेंट यानी रेगुलर जमानत के लिए अप्लाई करें। मित्रों, आज जीएसटी लागू करने के 6 साल पूरे हो गए और आज जो जून का कलेक्शन था वो 1,61,00,000 करोड़ हुआ है। 1,61,00,000 करोड़ हुआ है। ये बहुत बड़ी रकम है और लगातार चौथा है ये जिसमें कलेक्शन 1,60,000 से ऊपर हुआ है। और इसका एक प्रोग्राम भी आज हुआ और निर्मला सीतारमण ने कहा कि 9 सालों में बैंकों का जो मुनाफा है वो 3 गुना हुआ है। 2004 में 36,000 करोड़ था बैंकों का मुनाफा, 2022-23 में बढ़कर 1,04,000 हो गया है। तो मित्रों, इसके अलावा फ्रांस की खबर बड़ी दिल दहलाने वाली खबर आ रही है। फ्रांस में वहाँ एक बच्ची को जो पुलिस ने गोली मार दी थी, उसके विरोध में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जगह जगह आगजनी हो रही है, कारें जला दी गई हैं, सड़कें जाम है, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे। प्रधानमंत्री मैक्रोन के खिलाफ गुस्सा है। मैक्रोन कह रहे हैं कि जो सड़कों पर निकलेगा उनको गोली मार दी जाएगी, बहुत सारी तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन लोग किसी से डर नहीं रहे और वो सड़कों पर उतरे हुए। मित्रों, एक जो हमारे खेल में हमारा गोल्डन बॉय है नीरज चोपड़ा ने फिर गोल्डन दाव खेला है और लुसाने डायमंड लीग में 90 मीटर की तो नहीं फेंक पाया, लेकिन उसने 88.67 मीटर भाला फेंककर एक रिकॉर्ड भी बनाया और गोल्ड मेडल जीता। और ये दूसरी बार है जो उसने गोल्ड मेडल जीता। लंबी दूरी में जो मुरली श्री शंकर 5वें स्थान पर रहे। तो ये नीरज देश को हमेशा खुशी मौका देने के लिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आज बीजेपी की मीटिंग थी, 2024 की तैयारियां चल रही और इन तैयारियों को लेकर आज भी एक तो इसमें 2 बातें डिस्कस हुई। एक तो मोदी सरकार के 9 साल के उपलक्ष्य में जो 1 महीने का प्रोग्राम हुआ था उसका फीडबैक लिया गया कि कैसा रहा, कितना सफल रहा, और दूसरा कि 2024 में क्या किया जाए, क्या रणनीति की जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो लाइनें स्पष्ट कर दी हैं, लेकिन संगठन का भी अपना काम होता है कि वो कैसे संगठन को लायक कर सके, तैयार कर सके कि 2024 का चुनाव आसानी से जीत जाए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।